मेरे प्यारे बच्चों, यूपी टीपीएससी पीटी 2025 एग्जाम का पहले दिन का दोनों शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। और आई बिलीव जिन भी लोगों ने ये एग्जाम दिया होगा उनका एग्जाम अच्छा गया होगा। हाँ, पहली शिफ्ट वालों के लिए थोड़ा सा सरप्राइज जरूर रहा होगा। 5 ऑप्शन एक तो हर एक सवाल में, फिर मैथ और रीजनिंग के सवाल बहुत ही आसान आते, पेपर बहुत आसान था, तो हो सकता है फिर भी कुछ लोगों ने अटेम्प्ट कम किए हों। बट दूसरी शिफ्ट के बाद से लोगों को रियलाइज हो गया होगा कि अब कम अटेम्प्ट पे तो काम नहीं चलेगा, कट ऑफ डेफिनेटली ज़्यादा जाएगा, तो हमें अपने अटेम्प्ट ज़्यादा करने ही पड़ेंगे। और जैसा मैंने अटेम्प्ट स्ट्रेटजी वाले अपने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि तुम्हें कोशिश करना है कि तुम्हारे अटेम्प्ट 90 से ज़्यादा हो। कम अटेम्प्ट करके तुम अपने चांसेस को ही कम करोगे, क्योंकि जब ऐसा पेपर आएगा, जब आसान पेपर आएगा, जब पेपर में चीज़ें वैसी ही आ रही हैं जैसे कि पेपर में आनी चाहिए थी पीईटी के एग्जाम में, तो फिर डेफिनेटली ऐसे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने हैं। तो तुम्हें किसी भी हालत में कम सवाल अटेम्प्ट नहीं करने हैं। साथ में जहाँ तक 5 ऑप्शंस की बात है, तो मैंने जो भी 30 सवाल अटेम्प्ट कराए, सॉल्व कराए दोनों शिफ्ट के, तो उन 60 सवालों में से किसी भी सवाल का आंसर इनमें से कोई नहीं था। उन्होंने इनमें से कोई नहीं यानी कि 5वें ऑप्शन का इस्तेमाल इन जनरल नहीं किया है। ठीक है, अगर इस्तेमाल करते तो पेपर थोड़ा सा और मुश्किल होता, थोड़ा सा और ट्रिकी होता, बट इन जनरल उन्होंने उस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया है। और जब इस्तेमाल नहीं किया है तो एक्सेप्शनल केसेस में किसी किसी हो सकता है जीएस में किसी कुछ क्वेश्चंस का आंसर हो इनमें से कोई नहीं, बट इन जनरल हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं आया आ रहा है। तो अगर एग्जाम के टाइम पे तुम्हें लगता है कि तुमने मैथ के सवाल किए और किसी किसी सवाल में लग रहा है इनमें से कोई नहीं आंसर है, और ऐसे एक से ज़्यादा सवाल हो रहे हैं, तो संभावना इस बात की ज़्यादा है कि तुमसे कहीं पे कैलकुलेशन में गलती हो रही है, इस बात की नहीं कि सवाल में या फिर बहुत सारे सवालों में इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। तो थोड़ा सा कॉशियसली एग्जाम में चीज़ों को ध्यान देना है, बट इनमें से कोई नहीं यानी कि 5वें ऑप्शन की टेंशन नहीं लेनी है। इन जनरल वो बहुत सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो 4 ही ऑप्शंस अभी भी हैं, एक तरह से वैसा ही समझो। और एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में शांत मन से जाओगे तो एग्जाम बढ़िया जाएगा। और पूरे भरोसे के साथ जाओ, पेपर में बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं आ रहा, मैथ या रीजनिंग में या फिर डीआई में तो सिंपल चीज़ें, डीआई में थोड़ा सा कैलकुलेशन रह सकता है। तो मैथ और रीजनिंग के सवाल क्योंकि टुकड़े टुकड़े में कहीं पे भी एक एक सवाल जोड़ दिया है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। एक तरह से ये समझो कि 20 सवाल तुम्हारे हो गए डीआई के जो अलग तरह से तुम्हें देखने हैं, और बाकी 80 सवाल जिनमें तुम्हारा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और पूरा जीएस आ जाता है। इन सारे सवालों को करते जाना है शुरुआत से, और जैसे जैसे जहाँ जो सवाल मिलता जाए वहाँ उसको करते जाओ। मैथ और रीजनिंग के सवालों को अलग से मत छोड़ो, क्योंकि अलग से ढूंढने में समय खराब करोगे और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सवाल साथ में बनते चले जाएंगे, उनमें समय तुम्हारा ज़्यादा नहीं एग्जॉस्ट होगा। हाँ, डीआई के सवालों को जरूर 2 पोर्शन में तोड़ो कि पहले तुमने डीआई के 2 आसान सेट कर लिए, उसके बाद में साथ में तुम बाकी जीएस के और हिंदी इंग्लिश वाले सवाल करते जा रहे हो, और फिर बाद में 2 डीआई के जो थोड़े कैलकुलेटर सेट हैं उनको बात के लिए रखो। टाइम जरूर बचा के रखना डीआई के सवालों के लिए, ताकि तुमसे डीआई के सवाल भी आसानी से, क्योंकि सवाल वो ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं। समय होगा तो कर लोगे, समय नहीं बचेगा तो फंस जाओगे। और बस इतना ही रखते हैं इस सेशन में। चलो, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा एग्जाम कल है तो, अगर आज है तो कैसा गया कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना। और दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।